तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसको ओपन करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसमें हम मेजरली वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो पेपर में कई बार पूछी गई हैं और बार बार पेपर में आ जाती हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली वो चीज़ होती है कि जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं हमारे इनिशियली जो हमने लिए हैं, जिनको हम रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं न्यू सब्सटेंस में। और जो न्यू सब्सटेंस बना उसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल ही क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं किससे, जो हमने इनिशियल में रिएक्टेंट लिए थे उनसे। अब बात करते हैं अगर इसके एग्जांपल्स की केमिकल रिएक्शंस के, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जैसा कि बहुत ज़्यादा स्कूल्स में करके दिखाया जाता है कि जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन लेते हैं एक, और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ऐश में। ऐश मतलब राख बेसिकली, जिसका रंग कलर जो होता है वाइट कलर की ऐश होती है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करती है तो वो रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन में, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। जैसे हम सभी जानते हैं नॉर्मली वाइट कलर की ऐश ऑब्टेन होती है हमें फाइनली। तो ये रिएक्शन है, ये बेसिकली आप रिएक्शन यहाँ पे एग्जांपल है, आगे आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वहाँ पर भी आप इस सेम एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं, अगर हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया है तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्शन हो रही है वह केमिकल रिएक्शन ही है। तो उसमें पहली चीज़ देखने को मिल सकती है हमें कि वहाँ पर चेंज इन स्टेट, कि स्टेट में ही चेंज हो जाए। सपोज़ करिए कि हमने पहले हाइड्रोजन गैस ली और वो हाइड्रोजन गैस को हमने कंबाइन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों गैसेस फॉर्म में, ये भी गैस है और ऑक्सीजन भी हमारी क्या है, गैस है। और फाइनली हमें ऑब्टेन हुआ H2O, H2O जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी कि स्टेट चेंज हो गई, गैसेस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। सेकेंड है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है कि अगर हमने जब मान लीजिए हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं उसका कलर कुछ और है, उन रिएक्टेंट्स ने आपस में कंबाइन करे और कंबाइन होकर एक क्या बनाया, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। और जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का जो कलर है, यानी कि हमारे रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए किस में, कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। यानी रिएक्टेंट का कलर मान लेते हैं ग्रीन था और जो प्रोडक्ट बना उसका कलर ब्लू हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका ब्लू हो और इसका ग्रीन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट कलर चेंज हमें नॉर्मली दिखना चाहिए। तो एक एग्जांपल है जो कई बार आता रहता है कि जो आयरन नेल होती है, बेसिकली आयरन नेल ले लो या फिर आयरन की रॉड, मेटेलिक रॉड होती है ये, जिसको हम लेते हैं और हमारे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, एक ही मान लेते हैं ये हमारा एक बीकर है और इस बीकर में हमने एक आयरन की रॉड को डिप कर दिया और इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4। इसको हम केमिकल मतलब बेसिकली अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो CuSO4 हम इसको लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर आप जानते हैं, पहले उसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इनिशियली ब्लू कलर का होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब एक कॉपर जो हमने इसके अंदर क्या डाला, आयरन की रॉड डाली, Fe से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, ये FeSO4 का सॉल्यूशन बनाएगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर की जगह खुद ले लेगा। बिकॉज आपको पता है कि जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव किससे, कॉपर से। तो ये डिस्प्लेस जो हमारा एलिमेंट है वो तभी कर सकता है जब वो ज़्यादा रिएक्टिव हो। अगर वो कम रिएक्टिव होता, सपोज करते हैं यहाँ पे हम कुछ ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जो कम रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो उस केस में कॉपर को वो यानी रिप्लेस नहीं कर पाता। लेकिन अभी हमने जो लिया Fe आयरन, हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन ईजिली कॉपर को रिप्लेस कर देगा और कॉपर की पोजीशन ले लेगा और फेरस सल्फेट बना लेगा। और ये जो फेरस सल्फेट होता है इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। यानी कि हमने देखा है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कि शुरुआत में हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डिप भरा और उसके अंदर हमने अपनी आयरन की जो रॉड है या फिर नेल वगैरह कुछ भी लेते हैं हम उसको डिप कर देते हैं उसके अंदर। फिर क्या होता है कि जो ये आयरन होता है, Fe जो होता है हमारा, आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन ईजिली कॉपर को रिप्लेस कर देता है उसकी पोजीशन से और फॉर्म करता है फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट जो होता है वो कौन से कलर का होता है, वो होता है ग्रीन कलर का, तो फेरस सल्फेट बन जाता है। ये भी एक चेंज इन कलर भी हमारा बेसिकली केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है जो बताता है हमें कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब इवोल्यूशन गैस मतलब गैस का रिलीज होना, गैस का रिलीज की बात करते हैं हम तो, कि हमने कई सारी एसिड बेस चैप्टर के अंदर भी रिएक्शंस पढ़ी हैं, जिसमें कैसे जब मेटल होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम वही एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है हमने कि जो जिंक होता है अगर रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिंक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जिंक है
Zn और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। और क्या गैस, कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे हमारे को गैस रिलीज होते हुए दिखेगी। इस हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड के थ्रू डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गैस का एवोल्यूशन भी किसके अंदर आ गया, केमिकल रिएक्शन के अंदर, कि अगर वहाँ पे गैस रिलीज हो रही है तो हम इजीली समझ जाएंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है दो तरीके से हो सकता है, या तो वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है या फिर इंडोथर्मिक भी हो सकता है। अब इंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो हीट अगर एब्जॉर्ब हुई तो वो क्या होगा, कोल्ड होगा, मुझसे हम टच करेंगे तो कोल्ड होगा। और अगर हीट रिलीज होती है तो वो क्या होगा, वो वार्म होगा, गर्म होगा, वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर भी रिएक्शन हो रही होगी। तो इंडोथर्मिक के अंदर थोड़ा ठंडा देखने को मिलेगा और एक्सोथर्मिक के अंदर थोड़ा गर्म देखने को मिलेगा। तो अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज आता है, टेम्परेचर चेंज हमेशा ये नहीं कि हमेशा गर्म महसूस होगा, टेम्परेचर चेंज में ठंडा भी हो सकता है। तो बर्निंग ऑफ कोल की बात करते हैं कि अगर हम कोयले को बर्न करते हैं तो हीट रिलीज होती है, या फिर कई सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इंडोथर्मिक रिएक्शंस आप लिख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस नहीं है इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिलीज होती है, टेम्परेचर नहीं, हीट नहीं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करते हैं हम, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है बेरियम क्लोराइड का। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है। ये कई बार आता है पेपर में। जो बेरियम सल्फेट होता है उसका कलर आ जाता है कि वाइट पीपीटी होती है, वो हाईली टॉक्सिक नेचर की होती है और वाटर सॉल्यूबल होती है, कि यानी ये जो पीपीटी जो बनी ये इसके अंदर तो पीपीटी फॉर्म में, वाइट पीपीटी फॉर्म में, इनसॉल्यूबल है ये। लेकिन अगर हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगी, बिकॉज ये वाटर में सॉल्यूबल होती है। हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। फिर हमने जाना क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के, जिसको हम इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाए कैसे कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे नहीं। फिर हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स की हेल्प से या फिर फॉर्मूलाज की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से, उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर हमने बात की हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन किया और H2O बना हमारा, ये दोनों गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस हैं, लेकिन जो H2O बना वो क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज वाली चीज़ भी हुई थी, चेंज इन स्टेट, तो इससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन ही है। और यहाँ पे हमने सिंबल्स का यूज़ करा, ना कि हमने इनको लिखा पूरी तरीके से। तो जब सिंबल्स का यूज़ करके, हम फॉर्मूलाज का यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन को, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे सोडियम रिएक्ट कराया हमने कॉपर सल्फेट के साथ, एज वी नो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो सोडियम इजीली रिप्लेस कर देगा कॉपर को और उसकी जगह लेके सोडियम सल्फेट फॉर्म करेंगे एंड कॉपर आइसोलेट हो जाएगा अलग। अब हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक जान लिए केमिकल इक्वेशन के, केमिकल इक्वेशन पढ़ ली। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, कि यानी मान लेते हैं कोई हमने रिएक्शन लिखी है वो बैलेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस वाले में आप देख सकते हैं यहाँ 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बना है इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन तो है बट 2 ऑक्सीजन नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है। और रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सके, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो इनिशियली मास होगा वही फाइनल में मास होना चाहिए। मास क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ओनली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर तो डिस्ट्रॉय अगर मास को हमें करना नहीं है, हमें मास को बिल्कुल चेंजेस नहीं करने हैं, तो फिर क्या चीज़ है कि जो यानी कि रिएक्टेंट में जो मास रहा है वही प्रोडक्ट में होना चाहिए, यानी कि जितने एलिमेंट्स या फिर जो भी एटम्स हमारे रिएक्टेंट में प्रेजेंट थे वे हमारे प्रोडक्ट में ही होने चाहिए। तो इसको इसीलिए हमें बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। ये लिखा हुआ है लाइन, आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से कि अ बैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स मेंटेनिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो, मेंटेन हो सके, इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग जैसे कि यहाँ पे FeO2 मिलके बनाते हैं Fe2O3। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 Fe हैं बट यहाँ पे एक ही Fe का एटम है, यहाँ पे O के 3 एटम्स हैं और यहाँ पे 2 है। तो इसको बैलेंस करेंगे हम, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे 4 के लिए यहाँ पर 2 एंड 3 2 6, तो यहाँ पे 3। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी, जिसमें 4 Fe प्लस 3O2 मिलके बनाएंगे 2 Fe2O3।
अब यहाँ पे 4 Fe हैं, यहाँ पे Fe कितने हैं यहाँ पे, और O कितने हैं, Fe 4 हैं, O 3 हैं, 3 2 6, एक्चुअली 6 हैं, और यहाँ पे Fe 4 हैं और O यहाँ पे भी 6 हैं, तो दोनों साइड इक्वल हैं दोनों चीज़ें, तो बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली हमें 5 प्रकार की पढ़नी है, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट को। तो 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इस केस में दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो इसी कंबाइन वर्ड से बना लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और पता है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ये ऐश होती है जो कि वाइट कलर की होती है। दूसरी है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड होता है जो कि ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट के अंदर। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज देखने को मिलती है। यहाँ पे वैसे बेसिकली हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और थर्मल डिकम्पोजिशंस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशंस, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। डिस्प्लेसमेंट में जो होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, यानी कि इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी तो ही हम कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम गलत कर देंगे पेपर के अंदर। डिस्प्लेसमेंट इज़ डन एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें Fe जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो Fe ईजिली इसको रिप्लेस करता है और इसकी जगह ले लेता है और FeSO4 बना लेता है और कॉपर आइसोलेट हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें कह सकते हैं कि अदला बदली होती है, यानी कि ये आगे है, ये वाला भी आगे है, सॉरी ये सोडियम है, तो ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा और ये इसकी जगह ले लेगा। Na की जगह पे Ag आ जाएगा और Aj की जगह पे Na चले जाएगा, बस यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गई आ जाएगा। बैलेंस हमें बैलेंसी के अकॉर्डिंग इनके इक्वेशंस लिखनी होती हैं, वरना गलत हो जाती है कई बार। NaOH HCl से रिएक्ट करेगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें जो बेस है वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ और सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ये भी इसी रिएक्शन के आएंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है ना इसके अंदर, तो ये भी जनरली इसी में कंसिडर कर लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 5वीं रिएक्शन, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें जनरली देखना होता है कि अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन है, या फिर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का और गेन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो वो रिडक्शन है। तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद H2 और फॉर्म करता है कॉपर और H2O। तो देखते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, अगर इसका ऑक्सीजन चला गया, कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो चला गया, मतलब यहाँ देख रहे हैं हम फाइनली यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसके पास, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इस लाइन को देखें जरा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। H2 थोड़ी देर के लिए H2 को मान लेते हैं कि H2 के पास क्या गेन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो गया, तो जिसके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह से देख रहा है हमें। यहाँ पे 2 चीज़ें और हमें निकालनी होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है और रिड्यूसिंग एजेंट वह एजेंट होता है जो रिडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया और किस में हेल्प करी, ऑक्सीडेशन में हेल्प करी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। और जो दूसरा बचा वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने H2 ने ऑक्सीजन को ले लिया, या तो इसने किस में हेल्प करी, रिडक्शन में हेल्प करी, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, तो रस्टिंग देखने को मिलती है हमें घर पे या फिर कहीं बाहर जहाँ पे पानी और ऑक्सीजन मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जो हमारी जो आयरन होती है वो रिएक्ट कर लेती है वाटर एंड मॉइस्चर के साथ और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लेती है, और ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ही को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्ट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ताकि रस्टिंग को प्रिवेंट कराया जा सके। रेंसिडिटी क्या होता है, जो फिर फूड है हमारा, उस फूड में हमने ऑयल्स और फैट्स वगैरह जो होते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती है और जो टेस्ट होता है वो बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है वो। इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उसको टाइट कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन
मेजॉरिटी ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में देखने को मिलते हैं। रेफ्रिजरेशन ये ज़्यादातर हाउस होल्ड होते हैं, घरों में जैसे खाना वगैरह होता है हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज़ करें, इसके नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूँगा, बाकी पढ़ते रहें आप लोग।